हेलो दोस्तों, आज जो है हम एमकॉम फोर्थ सेम में जो है थर्ड पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं, दैट इज़ इंटरनेशनल मार्केटिंग। इससे पहले जो है हमने रूरल एंड एग्रीकल्चरल मार्केटिंग पे बनाया है, फिर कंज्यूमर बिहेवियर पे, और आज जो है हम इंटरनेशनल मार्केटिंग का क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं कि कौन से क्वेश्चंस जो हैं इस बार की एग्ज़ाम में पूछे गए थे ऑफ मई 2023, ताकि अगर आपकी एग्ज़ाम आने वाली है तो आपको भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिल सकें। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चंस। हम रीड करते हैं। मैक्सिमम मार्क्स अगेन 85 के हैं, टाइमिंग 3 आवर्स। ओके, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सेक्शन ए, और सेक्शन ए में है ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कैसे हैं 5 into 3 15। अगेन एक ऑब्जेक्टिव जो है वो 3 मार्क्स का है, दैट मीन्स यदि हम गलती करते हैं तो हमारे 3 मार्क्स जो हैं पूरे के पूरे डिडक्ट हो जाएंगे। तो अच्छे से हमें सोच समझकर जो है चूज द करेक्ट आंसर लिखना है। ओके, सही उत्तर का चयन कीजिए। ओके, बढ़ते हैं हम आगे विद द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव रीड करते हैं। फॉलोइंग इज द प्राइस फैक्टर इन इंटरनेशनल मार्केटिंग। इनमें से कौन सा इंटरनेशनल मार्केटिंग में प्राइस फैक्टर डिटरमाइन करता है, किसका रोल रहता है? तो रोल ऑफ कॉस्ट रहता है, कि डिमांड, की कंपटीशन, की ऑल ऑफ द अबव। सेम इसी को ही हम हिंदी में भी रीड कर लेते हैं। निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय विपणन के मूल्य तथ्य हैं: लागत की भूमिका, मांग, प्रतियोगिता या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यदि हम बात करें इसमें, तो इंटरनेशनल मार्केटिंग में जो प्राइस फैक्टर है दैट डिपेंड्स ऑन द रोल ऑफ कॉस्ट। बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं कॉस्ट पर डिपेंड करती है, कि कॉस्ट क्या रहेगा उसके हिसाब से ही जो है प्राइसिंग फिक्स होती है। ओके, सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव लागत की भूमिका जो है वो सही ऑप्शन है। ओके, बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, मार्केट सेगमेंटेशन इज द इंटरेस्ट ऑफ। ओके, मार्केट सेगमेंटेशन किसके इंटरेस्ट में है? कंज्यूमर के, ट्रेडर के, मैन्युफैक्चरर के, कि ऑल ऑफ द अबव। बाजार विभाजन हित में है, उपभोक्ता के, व्यापारी के, उत्पादक के, तो उपरोक्त सभी। तो ये तो हमें बहुत इजीली समझ में आ रहा है कि ये जो है तीनों मिला के जो है मार्केट सेगमेंटेशन के इंटरेस्ट में है। सो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। ऑप्शन डी जो है वो सही है, क्योंकि ये सब मिला के जो है बाजार विभाजन के हित में हैं। ओके, लेट्स बिगिन थर्ड ऑब्जेक्टिव। यस, थर्ड ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर इज, कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा होता है? अनसर्टन, डायनामिक, वाइड, ऑल ऑफ द अबव। उपभोक्ता व्यवहार है अनिश्चित, गतिशील, चौड़ा, वृहद, या उपरोक्त सभी। तो डेफिनेटली कंज्यूमर बिहेवियर जो है अनसर्टन है, कभी भी चेंज हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द नीड्स एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंज्यूमर। डायनामिक है, चेंजेबल है ना, वाइड है। तो ऑल ऑफ द अबव जो है इसका सही आंसर है। ओके, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, दैट इज ऑब्जेक्टिव नंबर फोर्थ। द टाइप्स ऑफ पैकेजिंग आर। पैकेजिंग के कितने टाइप्स होते हैं? 2, 4, 5, 6। 2, 4, 5, 6। तो पैकेजिंग के जो हैं दोस्तों 5 प्रकार होते हैं। ओके, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ। ओके, हमें ध्यान से सॉल्व करना है ताकि हमको पूरे 3 नंबर जो हैं वो मिल सके। अब फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की सबसे पहली स्टेज क्या होती है? तो ऑप्शंस रीड करते हैं हम। मैच्योरिटी, मार्केट डाउनफॉल, एक्सपांशन, इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले प्रोडक्ट होगा तो क्या हुआ है उसका? इंट्रोडक्शन ही होगा। ये लॉजिकली भी हम लगा सकते हैं। निम्नलिखित उत्पाद जीवन चक्र का पहला चरण है। तो सबसे पहले जो है उत्पाद का क्या होता है? परिचय होता है ना। फिर धीरे धीरे जो है वो बढ़ने लगता है, एक्सपांशन होता है उसका, मैच्योरिटी आती है, एक्सपांशन होता है, फिर एक समय के बाद उसका डाउनफॉल होता है। ओके, तो फर्स्ट स्टेप तो जो है उसका इंट्रोडक्शन है। ओके, तो यहाँ पे जो है हमारे ऑब्जेक्टिव 5 हमने फिनिश कर दिए। अब आते हैं हम हमारे सेक्शन बी की तरफ, जिसमें है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड मार्किंग जो है हमें दी गई है 5 into 5। ओके, अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, लघु उत्तरीय प्रश्न। अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है यदि हम रीड करें, डिफाइन
इंटरनल मार्केटिंग इन्वायरमेंट, आंतरिक विपणन वातावरण को परिभाषित कीजिए। अब इंटरनल मार्केटिंग इन्वायरमेंट क्या होता है? ये बियॉन्ड ऐसा मार्केटिंग इन्वायरमेंट जो कंपनी के कंट्रोल में होता है ना, उनकी समझ में होता है, पूरा उनके हिसाब से होता है, और ये किसी भी कंपनी को इम्पैक्ट भी करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि हम बात करें, कोई एम्प्लॉय को आप एजुकेट कर रहे हैं कोई कंपनी, दैट मीन्स वो इन्वायरमेंट जो है कंपनी के कंट्रोल में है, और इसमें एक चीज़ ये रहती है कि कंपनी के बारे में आपको सब कुछ पता रहता है, उसकी स्ट्रेंथ के बारे में, उसकी वीकनेसेस के बारे में, तो दैट इज़ इंटरनल मार्केटिंग इन्वायरमेंट। ठीक है, शॉर्ट में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, इसका एलैबोरेशन जो है वो आपको ऑनवर्ड्स में आप कर सकते हैं। ओके, इसी का ही और क्वेश्चन क्या पूछा गया है? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन चूजिंग एक्सपोर्ट मार्केट्स। निर्यात बाजार चुनने पर एक टिप्पणी लिखिए। अच्छा, एक्सपोर्ट मार्केट क्या होता है? ऐसा मार्केट जो कि सेलर के पास ऐसी प्लेस है जहाँ पर वो अपने गुड्स को जो है सेल कर सकता है, किसको? बायर को, है ना, विद इन द आउट ऑफ पॉलिटिकल बाउंड्रीज के बाहर, आउट ऑफ द कंट्री, तो उसे हम कहते हैं एक्सपोर्ट मार्केट। ओके, अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस, क्वेश्चन नंबर 3, राइट अबाउट एक्सपोर्ट कोटेशन। एक्सपोर्ट कोटेशन क्या होता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं निर्यात कोटेशन, के बारे में लिखिए। एक्सपोर्ट कोटेशन हम बोल सकते हैं एक ऐसा डॉक्यूमेंट या एक ऐसा ऑर्डर जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन रिलेटिंग टू द एक्सपोर्ट के बारे में लिखी रहती है। अब इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हो सकती हैं? क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट के ऊपर कोटेशन, जो नॉर्मली हम कहीं पे भी बिजनेस करते हैं, कुछ परचेज करने जाते हैं, जब हम ह्यूज क्वांटिटी में परचेज करते हैं तो हम क्या बोलते हैं सेलर से कि हमें कोटेशन दे दो। दैट मीन्स उस प्रोडक्ट की पूरी हमें जानकारी दे दो कि उसकी क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या होगी, प्राइस पर यूनिट क्या होगी, टोटल कॉस्ट क्या होगा जब हम इतने प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। तो इस तरीके से प्रोडक्ट से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन जो है आपको उस कोटेशन में मिल जाएगी। यस, यहाँ एक्सपोर्ट कोटेशन है तो कुछ क्राइटेरिया जो है एक्सचेंज रेट्स के ऊपर लिखा जाएगी, टर्म्स एंड कंडीशन रिलेटिंग टू द एक्सचेंज रेट्स, है ना। तो इस तरीके से जो है एक्सपोर्ट कोटेशन होता है। ओके, अब इसका ही और क्वेश्चन यदि हम रीड करें, एक्सप्लेन 3 प्रिंसिपल्स फॉर साउंड इंटरनेशनल प्रोडक्ट पॉलिसी। सुदृढ़ अंतर्राष्ट्रीय उत्पाद नीति के 3 सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो बहुत सारी प्रिंसिपल्स हैं इंटरनेशनल प्रोडक्ट पॉलिसी को लेके, तो क्योंकि हर कंट्री के प्रोडक्ट जो है वो डिफ़र करता है दूसरी कंट्री से। जो हमारी कंट्री में प्रोडक्ट चल रहा है ज़रूरी नहीं है कि सेम वही टेस्ट एंड प्रेफरेंस जो है दूसरी कंट्री के कंज्यूमर का हो, है ना। तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है? सबसे पहले प्रोडक्ट का स्टैंडर्डाइजेशन या कस्टमाइजेशन, कि उस पर्टिकुलर कंट्री के हिसाब से क्या टेस्ट एंड प्रेफरेंस रहेगा, उस चीज़ का ध्यान रखना, है ना। फिर उसकी ब्रांडिंग पे ध्यान रखना, लेबलिंग पे ध्यान रखना कि किस तरीके से उसकी लेबलिंग की जाए, स्टैंडर्डाइजेशन की जाए या उसका अडॉप्शन किया जाए। तो ये होती है इंटरनेशनल प्रोडक्ट पॉलिसी के प्रिंसिपल्स। ओके, अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, गिव द डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होता है? यदि उसको हिंदी में हम पढ़ें, वितरण चैनलों की परिभाषा और अर्थ बताइए। अब चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? बहुत आसान भाषा में यदि हम इसकी बात करें, एक ऐसा रूट या ऐसा वे जहाँ पर जो है मैन्युफैक्चरर से लेकर बायर तक पर्टिकुलरली कोई प्रोडक्ट, जिसको हम बोल सकते हैं कोई भी गुड्स या सर्विसेज जो है वो पहुँच सके, है ना। एट लास्ट जो है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, दैट मीन्स मैन्युफैक्चरर से वो हो सकता है। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट इंटरनेशनल मार्केटिंग है तो हम उसके एस्पेक्ट में बात करेंगे। तो आपका मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर हो सकता है, देन उसके बाद एजेंट आ जाएगा जो आपके बीच में मध्यस्थता का काम करेगा बिटवीन द 2 कंट्रीज़। ज़रूरी नहीं है, डायरेक्टली भी हो सकता है। फिर उसके बाद जो है होलसेलर आ जाएगा, देन कम्स रिटेलर एंड अल्टीमेट बायर। तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? एक ऐसा रूट जहाँ पर products such that goods and services are to be reached from manufacturer to the ultimate buyer। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम इसे कह सकते हैं दिस इज द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन।
बढ़ते हैं हम फोर्थ के और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। अब चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। ओके, डायरेक्ट में ज़रूरी नहीं है किसी एजेंट की रिक्वायरमेंट हो, है ना, और उसमें हम बोले पार्टीज़ जो है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में कम रिक्वायर्ड रहती है, या तो मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट रिटेलर के पास भी चला जाए या होलसेलर के पास चले जाए। ये जो है आपको ये दो पिक्चर्स दिख रहे हैं जिसमें आपको ईजिली क्लैरिफाई हो जाएगा कि डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में क्या डिफरेंस है। ओके, आप देख पा रहे हैं? यस। सो ये जो है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के, अच्छा इसमें इसका एडवांटेज क्या है, इसमें जो है रिस्क कम रहती है। ओके, लॉट ऑफ पार्टीज आर नॉट इन्वॉल्व, पार्टीज बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती हैं। तो इस तरीके के कुछ एडवांटेजेस हैं डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के। ओके, प्रत्यक्ष वितरण चैनलों के लाभों की व्याख्या कीजिए, ये हमने समझ लिया। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज मेंट बाय एक्सपोर्ट फाइनेंस इन इंडिया। एक्सपोर्ट फाइनेंस इन इंडिया का मतलब क्या होता है, भारत में निर्यात वित्त का क्या अर्थ है। यस, जब भी कोई एक्सपोर्ट हो रहा है दैट मीन्स इंटरनेशनल ट्रेडिंग हो रही है, उस समय फाइनेंस की फैसिलिटी अवेल करवाना, उसे हम कहते हैं एक्सपोर्ट फाइनेंस। अब इसमें क्या हो सकता है, लोन प्रोवाइड कर लेना, है ना, जो पर्टिकुलर ट्रेडर हैं उनको लोन प्रोवाइड करना फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स, या फिर लेटर ऑफ क्रेडिट रेडी करवाना, या फिर क्रेडिट इंश्योरेंस रेडी करवाना फॉर द एक्सपोर्ट। तो इस तरीके की फाइनेंस फैसिलिटी देना टू द एक्सपोर्टर, उसे हम कहते हैं एक्सपोर्ट फाइनेंस इन इंडिया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, हमारा इसी का ही और वाला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन कमर्शियल रिस्क, वाणिज्यिक जोखिम की व्याख्या कीजिए। ओके, तो कमर्शियल रिस्क एक तरीके का बिजनेस में जब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो क्या रिस्क हो सकती है। तो ऐसी रिस्क हो सकती है कि आपने विदाउट कोलेटरल सिक्योरिटी जो है लोन प्रोवाइड कर दिया है, इंटरेस्ट रेट्स फ्लक्चुएशंस के चांसेस हो सकते हैं। दिस आर द कमर्शियल रिस्क एट द इंटरनेशनल लेवल। रिसेशन के चांसेस हो सकते हैं, एक्सचेंज रेट्स जो चेंज हो रहे हैं करेंसी के, उसकी जो है जोखिम आपको उठानी पड़ सकती है। तो दिस ऑल इंक्लूड द कमर्शियल रिस्क, है ना। अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 दैट इज द शॉर्ट टाइप आंसर के हमारे लास्ट क्वेश्चन। व्हाट इज मेंट बाय सार्क। सार्क से आप क्या समझते हैं ना, का अर्थ क्या है। तो सार्क का फुल फॉर्म यदि हम सबसे पहले बात करें तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज जिसमें साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं। इसका इस्टब्लिशमेंट की यदि हम बात करें तो इसका इस्टब्लिशमेंट जो है 8 दिसंबर 1985 में हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर जो है काठमांडू नेपाल में है। ओके, अब इसमें कंट्रीज सच एज इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, ये जो है कंट्रीज इसमें इंक्लूडेड हैं और साथ में रीजनल लेवल पे काम करती हैं, है ना, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। ओके, अब इसी का ही और क्वेश्चन यदि हम देखें तो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इम्पोर्ट प्रोसीजर। इम्पोर्ट प्रोसीजर के ऊपर हमें शॉर्ट नोट लिखना है। आयात प्रक्रिया पर संक्षिप्त में टिप्पणी कीजिए। ओके, तो अब इम्पोर्ट प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले तो आपको क्या लेना पड़ेगा यदि आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस कर रहे हैं, तो IEC इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड जो है वो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आपके पास है कि नहीं। फिर लाइसेंसिंग देखनी पड़ेगी बिफोर शिपमेंट, आपका गुड्स जा रहा है उससे पहले आप आपकी लाइसेंसिंग को शेयर कर लो। देन ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर हाउसिंग फैसिलिटी देखेंगे फॉर अनलोडिंग ऑफ द गुड्स, है ना। अब ये हो गए, उसके अलावा आप क्या देख सकते हैं कि आपकी बाकी सब फॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो कंप्लीट हो गई हैं कि नहीं हो गई हैं, और क्लियर कर लेंगे आप जितने भी बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको, और फिर जो है टैक्सेस वगैरह पे किए हैं कि नहीं वो सब चीज़ें आप देखेंगे ताकि जो है क्लियरेंस आपको मिल सके। तो ये मोस्टली जो है इंपोर्ट का प्रोसीजर है ना, कि आपका गुड्स जो है आपके पास आ पाएगा, है ना, इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट जो है यहाँ पे हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो हैं ख़त्म होते हैं। अब हम आते हैं हमारे सेक्शन C की तरफ।
जिसकी मार्किंग जो है 5 क्वेश्चंस, 9 मार्क्स ईच, 45 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस दीर्घ उत्तरीय हैं। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग, अंतर्राष्ट्रीय विपणन के महत्व को की व्याख्या कीजिए। अब इंटरनेशनल मार्केटिंग से हमें क्या बेनिफिट हो सकता है, तो सबसे पहले अवेलेबिलिटी हो सकती है हमारे पास एक्सचेंज रेट्स की, फिर अवेलेबिलिटी हो सकती है ऑफ द कल्चरल रेट्स, है ना। फिर हम क्या कर सकते हैं, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द सरप्लस, यदि हमारी कंट्री में सरप्लस है किसी प्रोडक्ट का तो हम उसका बेटर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। इसके अलावा जो है यदि हमें लग रहा है कि हमारा बिजनेस जो है हमारी कंट्री लेवल पे जो है बहुत अच्छा चल रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसका एक्सपांशन कर सकते हैं। तो इस तरीके के कुछ पॉइंट्स जो हैं हम मेंशन कर सकते हैं। अब इसी का ही और क्वेश्चन यदि हम रीड करें, एक्सप्लेन द फंक्शंस एंड क्वालिटीज ऑफ एन एक्सपोर्ट मैनेजर, एक्सपोर्ट मैनेजर के फंक्शंस को हमें डिस्क्राइब करना है। निर्यात प्रबंधक के कार्यों और गुणों की व्याख्या कीजिए। तो एक एक्सपोर्ट मैनेजर जो है वो क्या करता होगा, सबसे पहले एक्सपोर्ट ऑर्डर से रिलेटेड जो है प्लानिंग करता होगा, है ना। फिर उसके बाद जो है लाइसेंसिंग वगैरह चेक करता होगा, फिर इम्पोर्टर ढूंढता होगा कि प्रॉपर इम्पोर्टर जो है उसके पास है कि नहीं, है ना। फिर इसके अलावा जो है क्या करता होगा, रीप्रोग्रामिंग करेगा जो भी उसके पास इंफॉर्मेशन मिली है उससे रिलेटेड, और फिर जो है उसकी रिपोर्ट्स वगैरह रेडी करता होगा ताकि जो है प्रॉपर पर्सन से जो है उनकी ट्रेडिंग हो सके। ये जो है मेन पॉइंट्स हैं एज अ एक्सपोर्ट मैनेजर के। ओके, तो 7th क्वेश्चन हमारा यहाँ फिनिश आउट होता है। हम आते हैं हमारे 8th क्वेश्चन की तरफ। ओके, एक्सप्लेन इनोवेशन एंड न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, नवचार और नए उत्पाद के विकास की व्याख्या कीजिए। अब न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट बोले या इनोवेशन बोले तो ये क्या होता है, एक सिंपल वर्ड्स में यदि हम बात करें तो इट इज़ ऑफ द रीडिज़ाइनिंग ऑफ एनी प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट की रीडिज़ाइन करना जो है हम उसको बोल सकते हैं इनोवेशन, या फिर कोई नए प्रोडक्ट को लाना, दैट इज़ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। दैट मीन्स उसमें कुछ एक्सपांशन करना, ये भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, यस। अब इसी का ही और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सप्लेन इंटरनेशनल प्राइसिंग इन डिटेल, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य निर्धारण का विस्तार से वर्णन कीजिए। इंटरनेशनल प्राइसिंग क्या है, हम बोल सकते हैं इट इज़ द मार्केटिंग प्राइस विच इज़ सोल्ड अक्रॉस द कंट्री, है ना। जो उसका मार्केटिंग प्राइस क्या होगा अक्रॉस द कंट्री में जो उसकी ट्रेडिंग हो रही है, दैट इज़ इंटरनेशनल प्राइसिंग। ओके, और हम याद करें तो मार्केटिंग मिक्स का एक पी है प्राइसिंग, तो इट इज़ इंटरनेशनल प्राइसिंग। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 9th, वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम क्या है, एक्सप्लेन एनी 2 टाइप्स ऑफ इट, है ना। वर्टिकल सिस्टम क्या है, इसके किन्हीं 2 प्रकारों का वर्णन कीजिए। ओके, वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम की यदि हम बात करें तो यहाँ पे जो है टीम वर्क होता है, अलग अलग लोगों का टीम वर्क ऑफ द डिफरेंट चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, अलग अलग चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, ये सब मिलकर साथ में काम करते हैं ताकि वो टारगेट कस्टमर के पास पहुँच पाएँ। ओके, अब इसमें टीम वर्क किन किन का रह सकता है, अलग अलग चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कौन होते हैं, होलसेलर हो सकता है, रिटेलर हो सकता है, प्रोड्यूसर हो सकता है, मैन्युफैक्चरर हो सकता है। तो ये जो है वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम है। अब इसमें बोला है एक्सप्लेन एनी 2 टाइप्स ऑफ इट, तो इसके 3 टाइप्स होते हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम होता है, कॉपरेशन सिस्टम होता है, और थर्ड जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता है। तो इस तरीके से जो है वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम को समझाया जा सकता है। ओके, अब इसी के ही और में क्या दिया है, व्हाट इज मेंट बाय, इजी क्वेश्चन दिया है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है इज एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता है जब जो है हम किसी से गुड्स खरीद रहे हैं या किसी से हमें पैसा लेना है, हम किसी से कुछ समय के लिए, शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए जो है अमाउंट ले रहे हैं। यहाँ पर्टिकुलरली बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है बिजनेस मैटर में ही यूज़ होता है कि सपोज 2 पार्टीज हैं ए एंड बी, है ना। अब ए जो है सेलर है, बी जो है बायर है। अब बी ने कुछ खरीदा है किससे, ए से। अब बट बी जो है अभी पैसे नहीं दे पाएगा, वो बोल रहा है कि मैं 90 डेज़ के बाद लूँगा। तो ए क्या करता है, एक डॉक्यूमेंट बनवा लेता है और उसमें मेंशन कर देता है कि इतना अमाउंट जो है बी को देना है और ये आफ्टर 90 डेज़ मुझे पे कर देगा, और बी से उस पर साइन करवा लेता है। तो दैट इज़ अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, है ना। ये एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता है जिसमें फीचर्स में यदि हम लिखेंगे तो 2 पार्टीज इन्वॉल्व रहते हैं, प्रॉमिस टू पे द मनी रहता है
है ना, साइंड बाय द जो पार्टीज रहती हैं, जैसे हमने ए और बी लिया है तो इसमें पार्टीज का नाम जो होता है, जो बिल बनाता है, जैसे जो सेलर है वो बिल बनाता है तो उसे हम कहते हैं ड्रॉवर, और जो बिल के ऊपर साइन करता है जैसे पेमेंट देना है उसे हम कहते हैं ड्रॉवी। तो इस तरीके से जो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसको हिंदी में यदि हम रीड कर लें एक बार क्वेश्चन, विनिमय पत्र से क्या अभिप्राय है और इसकी विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे जो है हमने 9th क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिया। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट 10th क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन लिमिटेड, ECGC। यहाँ पे तो उन्होंने फुल फॉर्म दिया है, हो सकता है कभी नेक्स्ट टाइम आपके पास क्वेश्चन आए तो वो डायरेक्ट बोल दे ECGC को एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ इट। एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन लिमिटेड क्या है, इसके कार्यों की व्याख्या कीजिए। तो ये एक फुल्ली गवर्नमेंट ऑन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्टार्ट हुई थी 1957 में, और जिसकी बात करें यदि हम कि इसका मेन काम क्या रहता है तो एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना, उससे रिलेटेड जो है लोगों को सुविधा देना। फॉर एग्जांपल उन्हें क्रेडिट गारंटी देना, है ना, उनके बिहाफ पे गारंटी लेना, इस तरीके के काम जो है हम शॉर्ट में यदि हम बात करें तो टू प्रमोट एक्सपोर्ट ECGC का मेन फंक्शन जो है यही रहता है। ओके, अब यदि हम इसके और की बात करें, डिस्कस द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द एक्सचेंज रेट्स। ऐसे कौन से फैक्टर्स रहते हैं जो एक्सचेंज रेट्स को डिटरमाइन करते हैं। विनिमय दरों को निर्धारित करने के कारकों की विवेचना कीजिए। तो सबसे पहले इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है ना, एक्सचेंज पॉलिसी क्या है आपकी, पॉलिटिकल इंटरफियरेंस कितना है और पॉलिटिकल पोर्शन कितना है, वो चीज़ डिफाइन करेगी। इसके अलावा इन्फ्लेशन, है ना, मार्केट की कंडीशन क्या चल रही है, कि रिसेशन तो नहीं चल रहा है। तो ये सब फैक्टर्स हैं जो आपके एक्सचेंज रेट को प्रभावित करेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे 11th क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेन द वेरियस स्टेजेस इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ एक्सपोर्ट ऑर्डर। निर्यात आदेश की प्रक्रिया में शामिल विभिन्न चरणों की व्याख्या कीजिए। अब एक्सपोर्ट ऑर्डर में सबसे पहले क्या होगा, रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर चलेगा, जो भी रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर होगा वो। उसके बाद आ जाएगा आपका प्री शिपमेंट प्रोसीजर। प्री शिपमेंट प्रोसीजर यानी आपके गुड्स निकलने के पहले की क्या प्रोसीजर है वो आपको करनी पड़ेगी। देन शिपमेंट प्रोसीजर, जब आपका शिपमेंट हो रहा है दैट मीन्स आपका गुड्स जा रहा है। ओके, दैट इज 3rd। देन 4th आ जाएगा रिलीजिंग लाइसेंस। आपको लाइसेंस से रिलेटेड जो है प्रक्रिया देखनी पड़ेगी और आपको वो शो करना पड़ेगा लाइसेंस। 4th जो है पोस्ट शिपमेंट, दैट मीन्स आपका गुड्स पहुंच गया, उसके बाद की जो प्रोसीजर होगी वो भी एक्सपोर्ट ऑर्डर के अंदर आएगी। तो ये स्टेजेस होती हैं। ओके, रजिस्टरिंग, फिर प्री शिपमेंट, शिपमेंट, फिर रिलीजिंग द लाइसेंस एंड पोस्ट शिपमेंट। तो इस तरीके से जो है हम एक्सपोर्ट ऑर्डर के प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। इसी का ही और क्वेश्चन की यदि हम बात करें, एक्सप्लेन बायलैटरल एंड मल्टीलेटरल ट्रेड। द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार की व्याख्या कीजिए। बहुत ही आसान है। बायलैटरल ट्रेड का मतलब ये होता है जब एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री के साथ बिजनेस या ट्रेड करती है, दैट मीन्स टोटल कंट्रीज कितने इन्वॉल्व होती हैं, 2, तो उसे हम कहते हैं बायलैटरल ट्रेड। लेकिन 2 से ज़्यादा, दैट मीन्स 3 और मोर देन 3 कंट्रीज यदि आपस में ट्रेड करती हैं तो उसे हम कहते हैं मल्टीलेटरल ट्रेड। तो ये दोनों में डिफरेंस है। बायलैटरल में सिर्फ 2 कंट्रीज ट्रेड करती हैं और मल्टीलेटरल में 2 से ज़्यादा कंट्रीज, दैट मीन्स मोर देन 3 और मोर देन 3 कंट्रीज जो है वो आपस में बिजनेस करती हैं, दैट इज मल्टीलेटरल ट्रेड। तो दोस्तों यहाँ पे जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 11th फिनिश हुआ ऑफ द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, और हमने सबके क्लू वाइज देख लिए सॉल्यूशंस की इसमें क्या आंसर आ सकती है, इसकी क्या ब्रीफिंग हो सकती है। तो आप इसको एक बार देख लीजिए। दिस आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। यदि आपके एग्जाम है तो आप उसको अच्छे से एक बार एनालिसिस करके रीड करिए। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ और है, जब कभी आपके पास क्वेश्चन आता है और आपको दोनों क्वेश्चंस पता हैं, और वाला भी पता है और उससे पहले वाला, तो आप आपका प्रेफरेंस ये रखा करो कि ऐसा क्वेश्चन चुनो जिसमें जो है आप पॉइंट वाइज डीलिंग कर सको, है ना। क्योंकि जब आप पॉइंट वाइज डीलिंग करते हो सबसे पहले तो उसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगता है, प्लस आपके जो है नंबर ऑफ पेजेस भी अच्छे कवर हो जाएंगे क्योंकि आप पॉइंट वाइज लिख रहे हैं, और एक क्लैरिटी दिखेगी आपके क्वेश्चन के प्रति। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको पॉइंट वाले को ही चुनना है, बट यदि आपको दोनों बनते हैं तो ये आपका जो है प्रायोरिटी आप कर सकते हैं। सो विद दिस, थैंक यू
for watching this video and all the best for your coming exam.